Assalamu alaikum. Today we have lecture number 29 which is alternating current. So जैसे हम जो है वो डिफाइन कर चुके हैं, जो करंट होता है इट इज़ द रेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. जब भी इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करेंगे तो उसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा. सो हम कहते हैं जो हमारे पास जो करंट्स होते हैं वो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव करंट होता है और एक हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है. ठीक है, और हम यहाँ पे बात करेंगे ऑल्टरनेटिव करंट को की बात करेंगे. और एसी करंट और डीसी करंट में जो मेजर डिफरेंस होता है वो जो ऑल्टरनेटिव करंट होता है वो चेंज करता है अपनी डायरेक्शन और अपनी पोलैरिटी को विद रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ वो चेंज कर रहा होता है. यहाँ हम ये कहते हैं कि जो ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वायर में फ्लो करता है तो वो डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है. फर्स्ट फ्लो करता है इन वन डायरेक्शन में और सेम टाइम फ्लो करता है इन अदर डायरेक्शन में. इस तरह का जो करंट होता है इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव करंट कहते हैं. और जब हम बात करते हैं डीसी करंट की तो जो डायरेक्ट करंट होता है वो सिर्फ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो मतलब एक वन डायरेक्शन में जो है फ्लो करता है. और जब हम इसकी जो वेव पैटर्न देखते हैं हम देखते हैं कि जब ऑल्टरनेटिव करंट जो है जब फ्लो करता है तो एक साइनोसाइडल जो वेव होता है उसको जो है वो फॉलो कर रहा होता है. इसका पैटर्न जो होता है वो साइनोसाइडल वेव होती है. और इसी तरह जो है वो अब हम कहते हैं कि जब हम जो ऑल्टरनेटिव करंट होता है ये मतलब कि अपनी जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स करता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो अब हम देखते हैं कि जो एवरेज वैल्यू क्या होती है जो जब करंट जो है वो जो एवरेज वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिव करंट की वो हमेशा जो है वो जीरो होती है. उसकी रीज़न ये होता है जैसे मैंने अभी बताया कि जो करंट होता है वो सेम टाइम में दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है. अगर फॉर एग्जांपल जैसे साइनोसाइडल वेव की बात करते हैं अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वन केस में जो है वो +1 है तो जब वो दोबारा अपनी डायरेक्शन चेंज करें तो वो -1 हो जाएगी. तो जब हम उसकी एवरेज लेंगे तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर वन डायरेक्शन में करंट जो फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पेयर है. ठीक है, 2 एम्पेयर अगर वन डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो कर रहा है. इसी तरह जो है वो जो करंट जो है वो नेक्स्ट डायरेक्शन में जो फ्लो कर रहा है वो -2 एम्पेयर है. सो जब आप इनकी एवरेज लोगे तो वो आपके पास जीरो आ जाएगा. ठीक है, सो जो इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है इसकी वो हमेशा जीरो हो जाएगी. सब हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको जो एवरेज जो हमारे पास जो साइन ओमेगा ठीक है और जब इसकी जो ईएमएफ मतलब करंट यहाँ पे जब आप इसकी एवरेज लोगे तो वो ये जीरो आ जाएगी. सो हम देखते हैं कि जब हम इसका स्क्वायर लेंगे जब एवरेज वैल्यू का जब हम स्क्वायर लेते हैं वो जीरो होता है या नहीं होता, उसकी रीज़न देखते हैं. सो हम देखते हैं कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं एसी वेव का तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव होता है, वो जीरो नहीं आता, वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा और जो एवरेज होगी वो जीरो नहीं होगी. ठीक है, सो स्क्वायर ऑफ एसी वेव इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एवरेज विल बी नॉट बी जीरो हेयर. सो अब हम देखते हैं कि जो एसी है वो कैसे जो है वो जनरेट होता है. सो हमें पता है कि जब भी एसी कब जनरेट होगा, वह एसी जनरेटेड बाय अ कॉइल रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. जब भी कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो उसकी वजह से एसी जनरेट होगा. उसकी रीजन ये होती है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज हो जाएगा. सो हमने जो है वो बाय फैराडे लॉ जो है वो हमने पढ़ा है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा किसी भी सर्किट में तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. ईएमएफ प्रोड्यूस होने से हमारा वोल्टेज चेंज होगा, मतलब वो फ्लक्स चेंज होने से वोल्टेज चेंज होगा और फिर हमें करंट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, सो इसी वजह से हमारे पास एसी जो है वो प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास होता है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास है वो मैं कहता हूँ जो है वो ए बी या बी एक जो है वो कॉस थीटा है. ठीक है, कॉस ओमेगा टी ये फंक्शन इसका साथ लिखते हैं. ठीक है, और जब इसका जो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा हम बताएंगे ईएमएफ. सो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है गिव ईएमएफ. तो जब हम इसको जो है फ्लक्स का द रेट चेंज हो फ्लक्स मतलब फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास ये इसका जो ऐसे होगा वो साइन ओमेगा टी डॉट ओमेगा इसको जो है वो चलो ये. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी. सो हम कहते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स हो जब चेंज होगा तो उसकी वजह से जो है वो ईएमएफ या करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, ये एसी करंट जो है प्रोड्यूस होगा. अब हम देखते हैं कि जब एसी करंट तो प्रोड्यूस हो गया है, अब क्या कौन सी ऐसी डिवाइसेज हैं जो कि एसी करंट को जो है वो ट्रांसमिशन के लिए जो यूज़ होती हैं. और ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे वोल्टा में वोल्टेज जो होता है वो 220 नहीं होते, वोल्टेज बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको ट्रांसमिट करना होता है, उसको इसके लिए कोई डिवाइस चाहिए होगी हमें. ठीक है, तो एसी करंट को जो है ना वो हमें ट्रांसमिट करने के लिए डिवाइस चाहिए होती है जिसे हम जो है वो ट्रांसफार्मर कहते हैं. तो हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो है वो क्या चीज़ होती है, उसका फंक्शन क्या है. तो हमें पता है जो ट्रांसफार्मर होता है ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है और
ये जो लेवल ऑफ जो वोल्टेज होता है इन द सर्किट उसको चेंज कर रही होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे घरों में जो करंट आ रहा है उसके जो वोल्टेज जो हैं वो 220 होते हैं, तो वो 220 इसीलिए होते हैं क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को चेंज कर रहा होता है। अगर जो है वो ट्रांसफार्मर ना यूज़ हो तो फिर तो हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। सो ये इसका फंक्शन हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर का जो है वो मेन जो फंक्शन होता है। सो अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर तो होगा कि ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है जो कि सर्किट में जो है वो लेवल ऑफ वोल्टेज है उसको कंट्रोल करती है। सो जैसे मैंने कहा इसका जो फंक्शन होता है ये आमतौर पे जो है वो वोल्टेज को या तो ये स्टेप डाउन करता है या तो ये स्टेप अप करता है। अब हम देखते हैं स्टेप डाउन और स्टेप अप क्या होता है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा जो स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं ट्रांसफार्मर में जैसे नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, वो लेस होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल में। और ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको यूज करते हैं टू कन्वर्ट जो है वो एसी वोल्टेज इनटू लोड एसी, ठीक है। इसमें हाई एसी वोल्टेज को लोड एसी वोल्टेज में हम जो कन्वर्ट करते हैं और करंट इन प्राइमरी कॉइल हमेशा होगा लेस देन द सेकेंडरी कॉइल। और स्टेप अप में क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं प्राइमरी में वो हमेशा लेस होंगे देन द सेकेंडरी कॉइल। और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये कन्वर्ट करता है लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में, और करंट इन प्राइमरी कॉइल इज मोर देन द सेकेंडरी कॉइल। ये दोनों दूसरे के जो रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं हम जो पावर ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसमिट करना होता है एक एंड से दूसरे एंड में। और जो ट्रांसमिशन जो हमारे पास करंट होता है वो इसी करंट होता है। और हम देखते हैं कि इसको यूज़ करते हैं टू सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करने के लिए। हम जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे होते हैं दरअसल, और उससे क्या होता है जो फ्रिक्वेंसी होती है एसी करंट की वो बिटवीन द सर्किट जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। और यही रीज़न है कि हम जो है वो जो वापडा से जो हमारे पास जो घर में जो करंट आता है वो एसी होता है, डीसी नहीं होता, ठीक है। और क्योंकि डीसी करंट में पावर लॉस ज़्यादा होता, तो बहरहाल हम जो है इसी को डिस्कस कर रहे हैं यूजेस में। सो नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन द वोल्टेज करता है। और स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज मैंने अभी आपको जो है वो जैसे जो है बता दिया था, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और ये इसके ऑपरेशन क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो वर्क कर रहा होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के जो प्रिंसिपल पे जो है वो काम कर रहा होता है। और जब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह होती है, इसमें हम देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो कंसिस्ट होता है दो कॉइल्स पे होता है। एक कॉइल को प्राइमरी कॉइल कह रहे हैं तो एक हमको जो है वो सेकेंडरी कॉइल कह रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। नंबर ऑफ टर्न भी नजर आ रही है जो डिफरेंस दोनों में है। और हम कहते हैं जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी कॉइल जो होती हैं वो ट्रांसफार्मर मतलब कि दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है ऑन द ट्रांसफार्मर कोर। और जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है ये एक मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। और जो जब भी एसी करंट पास थ्रू करता है प्राइमरी कॉइल में तो ये क्रिएट करता है वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होता है जब भी जो करंट होगा वो पास थ्रू करेगा प्राइमरी कॉइल से। तो फ्लक्स चेंज होने से क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होता है, हमें पता है, ठीक है। और इस वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी हो जाएगा। सो क्योंकि सेकेंडरी कॉइल जो है वो लिंक है एक दूसरे में, ठीक है। जैसे म्यूचुअल इंडक्शन का अगर आइडिया हो तो जो चीज़ जो प्राइमरी कॉइल में जो चीज़ चेंज होगी वही चीज़ें जो है वो सेकेंडरी कॉइल में चेंज हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हम जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। होपफुली ये बात क्लियर होगी। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि होता है दो कोर होती, सॉरी, जब भी हमारे पास देखते हैं कि जब भी करंट जो है पास थ्रू करता है, जब ये एसी करंट जब पास थ्रू करेगा प्राइमरी कॉइल से तो ये क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ या करंट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। और हमें पता है कि दोनों जो कॉइल हैं प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो एक म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना की बेस पे जो है वो लिंक है और इनमें कोई फिजिकल गैप या कोई वायर नहीं है। तो जो चेंजिंग हम जो है प्राइमरी कॉइल में करेंगे वही चीज़ चेंजिंग जो है ना वो सेकेंडरी कॉइल में हो जाएगी। ये एक सिंपल बेसिक प्रिंसिपल। और हम इसका जाके ऑपरेशन देखते हैं और फिर आगे जल्दी से कोशिश करते हैं लेक्चर को जल्दी से जल्दी वाइंड अप करने की। तो जब हम इसके ऑपरेशन की बात करते हैं हमें सिंपल जो मेन ऑपरेशन है वो मैं लिख लिए हैं कि जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जो ट्रांसफर कर रहा होता है। और इसी तरह जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर होती है ट्रांसफार्मर में थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से होती है, ठीक है। और इसका जो आगे नेक्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिट विदाउट चेंज इन फ्रिक्वेंसी। तो ऐसा नहीं कहता कि ट्रांसफार्मर जो है वो जो फ्रिक्वेंसी है करंट की उसकी चेंज करता है, ऐसा नहीं होता है इसमें।
और जो दोनों सर्किट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी मैंने बताया कि जो वो म्यूचुअल इंडक्शन पे जो है वो प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, जो आप चेंजिंग जो है वो प्राइमरी कॉइल में करोगे वही जो है वो सेकेंडरी कॉइल में जो हो जाएंगी चेंजिंग। सो आगे हम जो है वो नेक्स्ट जितना भी लेक्चर है वो सारा मैथमेटिकली है, तो होपफुली आपको जल्दी से समझ आ जाए और अच्छे से हम जल्दी से कर लें। चलिए मूव करते हैं। सो हमें पता है कि जो रेट चेंज ऑफ फ्लक्स होता है वो हमारे पास द रेट चेंज मतलब फ्लक्स हमें पता है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया यूनिट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो जितनी चेंज होगी उसको जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देंगे। सो अब हमें पता है कि अब हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्न होता है, ये दरअसल मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूँ, जो रेशियो फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी ईएमएफ हमें क्या चीज़ देती है वो चीज़ फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो है आपके जो न्यूमेरिकल्स के लिए बड़ी हेल्पफुल है, और मैंने देखा क्विज में भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स आए थे, तो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप साथ साथ लिख लेना, ठीक है। सो हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न जो है वो इन प्राइमरी कॉइल इज क्या है, एम पी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इज एम पी, और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो एन एस है, सॉरी एन पी लिखा है, लिखना था, ये नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज एन एस, ठीक है। ये सेकेंडरी के लिए और ये प्राइमरी के लिए, क्लियर है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू जो है वो फैराडे लॉ, तो हमें जो प्राइमरी ईएमएफ होता है हमारे पास, उसको लिख लेता हूँ, सेकेंडरी को लिख लेता हूँ। सो हमारे पास जैसे आ गया जो नंबर ऑफ प्राइमरी ईएमएफ हो गया वो हमारे पास आ जाएगा माइनस एन पी डी फाई ओवर डी टी, और सेकेंडरी ईएमएफ भी हमारे पास, हमने इसको लिख लिया। अब इनकी रेशो लेंगे, जब इनका हम रेशो लेते हैं तो जब हम इनकी रेशो लें तो इनकी वैल्यू जो है यहाँ पे जस्ट पुट कर दी है। सो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो एंड पे जो रिजल्ट रह जाएगा वो हमारे पास रह जाएगा। सो हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता, ठीक है, और 99% जो वो लॉसलेस होता है। और ये हमने अभी देखा कि जो फ्रिक्वेंसी है वो क्योंकि वोल्टेज को अप डाउन करता है और फ्रिक्वेंसी में चेंजिंग नहीं आती, हमने पढ़ के देखा अभी। और अब देखते हैं कि जब जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता, तो लॉसलेस होता है, तो हमें पता है कि फिर जो ईएमएफ होगा और जो करंट का जो रिलेशन होगा उसको हम जो है जल्दी से लिख लेते हैं, ज़रा डिटेल में जो है वो नहीं जाता, ठीक है। इट विल बी आगे इक्वल टू ईएमएफ इन सेकेंडरी और करंट इन सेकेंडरी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम जो है इसकी भी जो है रेशियो जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये हम रेशियो में जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो आ जाएगी, और ये हमारे पास जो वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे जो है वो रेशियो ऑफ जो है वो ईएमएफ प्राइमरी टू सेकेंडरी, हम ये वैल्यू को जो है यहाँ पे जो है वो रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसकी जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे ये इस वैल्यू को मैं रिप्लेस कर देता हूँ सिंपल, और यहाँ पे ये इन्वर्स है तो इसलिए जो है वो वैल्यू जो है वो इन्वर्स हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एफ नॉट पी, एफ नॉट मतलब क्या है, एफ नॉट पी और एफ नॉट एस है ना, यहाँ पे क्या है एफ नॉट एस और एफ नॉट पी है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। सो ये हमारे पास हो जाएगा आई पी आई एस, मतलब करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, आई एस मतलब, ठीक है। और वैल्यू क्या हो जाएगी, एन एस ओवर एन पी। सो ये जो अभी ये जो चीज़ मैंने बताई है ना, ये आपके ना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पेपर में जो न्यूमेरिकल आएंगे ना वो ये चीज़ होगी, मतलब उसने ईएमएफ प्राइमरी में दिया होगा, सेकेंडरी में दिया होगा, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी दिया होगा, क्या होगा नंबर ऑफ टर्न फाइंड करो सेकेंडरी में कितनी, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लोगे। इसी तरह उसने जो है वो सर्किट में कॉइल में उसने कह रहा हो कि प्राइमरी करंट ये है, अच्छा उसके बाद जो है ना आपके पास जो ईएमएफ इन सेकेंडरी में और ईएमएफ प्राइमरी में ये है, तो करंट इन सेकेंडरी फाइंड करो, तब भी आप कर सकते हो। तो बस ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन से किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसी तरह नंबर ऑफ टर्न गिवन हो तो तब आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। होपफुली आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल इस तरह आ सकता है आपको। और हमें पता है कि जितना जो फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब फ्लक्स और जो हमारे पास जो करंट है वो डायरेक्ट रिलेशन में, ठीक है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस की जो है मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितना इससे मैं क्या मतलब जितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ही ज्यादा करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा करंट या ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिमूव करने के लिए कांस्टेंट लगाते, इक्वल और एक कांस्टेंट लगा लेते हैं और आई यूज कर लिया। और ये जो कांस्टेंट मैंने जो लगाया हुआ है एल लगाया हुआ है, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं इसको हम, ठीक है। इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, और या फिर इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। और इसका जो यूनिट की बात करता हूँ, जो इसका यूनिट होता है, सो इसका जो यूनिट होगा इट विल बी हेनरी, ठीक है।
यूनिट इसका सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होगा, हेनरी होगा। और हमारे पास जो 1 हेनरी होगा इट विल बी इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर अम्पेयर। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। ये आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके जो है वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब आपने हेनरी फाइंड करना और आपको जो है बताया जाए इतनी मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है, इतनी टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है और वहाँ उसमें से जो है ना उसका एरिया ये गिवन है और आपने जो है ना फॉर एग्जाम्पल 20 एम्पीयर करंट पास किया तो बताया वो कितना हेनरी होगा उस टाइम उसका यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस का। तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हो। ठीक है, या हेनरी गिवन हो तो आपको एम्पेयर भी गिवन हो, टेस्ला एरिया फाइंड करना है तो वो इस फॉर्मूले से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और जिस तरह हमने देखा है कि जो 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 इंडक्टेंस होती है ये डिपेंड करती है ओनली ऑन द शेप। सो सिंपली हम कहते हैं जो इंडक्टेंस होकर ये डिपेंड करेगी सिर्फ शेप और साइज पे डिपेंड करती है, वायर के करंट पे नहीं डिपेंड करती। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं जा रहा कि क्यों उस पर डिपेंड नहीं करते, ये बस आप चीज़ें जो है ना याद रख लेना। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गला काफ़ी ख़राब है मेरा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से बोलूँ और आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथ रहना, इसको लाइक कर देना ताकि आगे आपकी प्रिपरेशन हो सके। आगे नेक्स्ट हमने देखना है कि हमने जो इंडक्टेंस हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है हमने उसको जो है वो देखना है। ठीक है, सो हम कहते हैं कि जो सो लेट कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ वायर कॉइल वाउंड एंड नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एज कैलकुलेटेड अर्लियर, जैसे हमने पहले किया था। जो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है वो म्यू नॉट एन आई है एंड जो फ्लक्स पासिंग थ्रू जो एन नंबर ऑफ कॉइल हैं लेंथ के, उसमें से हम कहते हैं कि जो उसका वो हमारे पास क्या है, मतलब कि मल्टीप्लाई जो है वो जैसे एन आई और पी डॉट ए का, और ये इसके इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। ये हम देखें कैसे आता है। और इस आइडेंटिफिकेशन से या डेफिनेशन से ये फॉर्मूले को यूज करके हमने जो है वो फाइंड करनी है इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल विद 3500 नंबर ऑफ टर्न है और उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। दरअसल हमने यार सिंपल इस एग्जाम्पल को सोल्व करना है और हमने जो है वो इंडक्टेंस का जो है वो फॉर्मूला लगाना और नंबर ऑफ जो है वो मतलब इंडक्ट जो टर्न सॉरी क्या है वो इंडक्टेंस हमने जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो हमने डाटा लिख लिया। जो नंबर ऑफ टर्न 3500 है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इंडक्टेंस हमने फाइंड करनी है। सो हमने इनको जो मीटर में जस्ट मैंने जो कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करके। सो अब हमने जो मैथमेटिकली जो हमने फॉर्मूला यूज करना है वो हमारे पास जो हो जाएगा इंडक्टेंस के लिए L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय L। सो यहाँ पे हमें पता है कि जो कॉइल है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, सो सॉरी ये पाई है, ठीक है, ये पाई आर स्क्वेयर। तो एफ नोट की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे इसकी लिख लूंगा, वो हमारे पास होती है 4 पाई मल्टीप्लाई को -7। ठीक है, एफ नोट की वैल्यू। और अब इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर लेता हूँ मैं जल्दी से। तो मैंने जो है यहाँ पे जस्ट ए की जगह पे जब पाई आर स्क्वायर जो है वो रिप्लेस कर दिया तो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एल हो जाएगा। अब जस्ट वैल्यू पुट कर, जस्ट नोट की वैल्यू कितनी थी 4 पाई मल्टीप्लाई के पावर 10 की पावर -7। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 आ रही है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न कितनी है 3500। ठीक है, और इसका स्क्वायर और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 वो भी पुट कर दी। और रेडियस हमारे पास कितना था 0.05 मीटर वो पुट कर दिया। लेंथ कितनी थी 0.1 मीटर 0.10 या 1 मीटर। ठीक है, ये पुट कर दिया। बस कैलकुलेट करोगे आप कैलकुलेटर पे तो ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया भाई यहाँ तो वैसे सही आता है। ठीक है, 1.21 हेनरी आ जाएगा। ठीक है, ये यूनिट आपने जो है वो लाजमी लगाने हैं। अब हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं। सो आगे भी नेक्स्ट जो है ना हमने जो है वो एक इंडक्टर को ही थोड़ा डिस्कस करना है। तो हमें पहले पता होना चाहिए इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो इंडक्टर होता है ये भी एनर्जी स्टोर करता है और जो कैपेसिटर होता है वो भी एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, जो मेजर डिफरेंस इन दोनों में ये है कि जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी स्टोर करता है इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी स्टोर करता है इसकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी जो है वो स्टोर करता है। और जिस तरह हमें जो कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ता है इसी तरह हम इंडक्टर को भी बैटरी से चार्ज करना पड़ता है। और आगे जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है कि जैसे कि व्हेन करंट चेंज थ्रू द इंडक्टर फेराडे लॉ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू, ये हमें बताया कि जब भी करंट जो है वो इंडक्टर में से पास करेगा तो वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे हमें पास देखें आप d∅/dt लिखा हुआ है और इसको मैं जो है चले यहाँ पे भी साथ साथ जो है वो लिख लेता हूँ और आपको जो है ना यहाँ पे नजर भी आ रहा डायग्राम में। तो ये हमारे पास क्या था d∅/dt। ठीक है, और ये हमें पता है कि जो ये ईएमएफ है। ठीक है,
और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने अभी पहले बताया कि वो जहाँ पे अभी हमने जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में हमने लिखा था वो हमारे पास था फाई इज इक्वल टू एल आई, और हमने जो जो फाई हमारे पास था वो इक्वल टू एल आई, यार ये वही चीज़ है जो लिखी थी, ठीक है। और हमने क्या करना है, फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एल आई ओवर डी टी हो जाएगा, और ठीक है। और अब हम देखेंगे इसमें आप एल को बाहर ले लेंगे तो ये नेगेटिव साइन एज इट इज, एल बाहर डी आई ओवर डी टी। दरअसल ये जो आपको नजर आ रहा है हमने ये बताना है कि जो इसको ना ये सारा ये देखो ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इसकी ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है वो लिखना, ठीक है। ये कहता है जो इंड्यूस ईएमएफ होगा जब भी करंट जो है वो इंडक्टर में से पास करेगा तो ये नेगेटिव इंडक्टेंस जो होगी द रेट चेंज ऑफ द करंट, मतलब जब भी करंट इंडक्टर में से पास करेगा तो जो आपको जो नेगेटिव साइन जो होगा, और हमें ये बताता है कि कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ हुई है जब करंट जो है वो इंडक्टर में से पास किए। ये हमें जो है बता रहा है, जैसे डायग्राम में आपको नजर आया कि रजिस्टर भी लगाया हुआ है यहाँ पे, बैटरी में लगी हुई है, कि मतलब ये यहाँ पे सब ये बता रहा है कि जब करंट जो है इंडक्टर में पास करता है वो क्या बिहेवियर जो है वो शो कर रहा होता है, ठीक है। और जो एल डी आई और जो डी टी है हमारे पास, तो ये हमारे पास हमने जो क्रिस्टोफ लॉ को यूज करके अकॉर्डिंग टू सर्किट जो क्वेश्चन लिखी है, इसमें ये क्वेश्चन दरअसल देखा जाए तो क्या ये हमारे पास जो है जो पावर एक्सपेंडेड बाय द बैटरी जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो एनर्जी डेसिपेटेड इन रजिस्टर में एनर्जी लॉस होगा ना, तो इसका प्लस क्या होगा वर्क डन इन इंडक्टर। और ये जो आई ऐड किया ये इसीलिए कि जो करंट जो है जब इंडक्टर में से पास कर रहा था, और जो एल डी आई और डी टी है ये क्या इन्फॉर्मेशन देती है, ये कहता है कि जब बैटरी जो है वो, सो हम कहते हैं कि ये जो एफ नॉट आई है दरअसल ये कहते हैं कि जो बैटरी ने वर्क किया था करंट को पास करने के लिए सर्किट में हो जाएगा, और जो हम कहते हैं जो क्वांटिटी ऑफ जो वर्क हुआ था वो कहते हैं एफ नॉट आई था, ठीक है। तो एल डी आई और कहते दोबारा बताता हूँ यार, एल डी आई और डी टी क्या चीज़ थी, यहाँ पे जो बैटरी ने वर्क किया था चार्ज करंट को सर्किट में मूव करने के लिए, और कितनी अमाउंट ऑफ वर्क किया है वो एफ नॉट आई है, ठीक है। और जो आई स्क्वेयर आर ये क्या है, ये जो पावर लॉस हुआ है रजिस्टर में जो लॉस हुआ है जैसे सर्किट में नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और जो रिमेनिंग जो एनर्जी थी वो इंडक्टर ने स्टोर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मैंने बताया कि जो इंडक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। सो इंडक्टर जो है वो सिमिलरली उसी तरह जिस तरह कैपेसिटर को चार्ज करते हैं इंडक्टर को भी चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। और जस्ट काफी है इतना इसके लिए। सो अब हमें पता है कि जैसे हमें बताया जब भी करंट जो है पास करेगा इंडक्टर में से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जब भी इंड्यूस ईएमएफ जब मतलब कॉइल या ईएमएफ सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो उससे क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तो जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा, और उसको मूव करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वो कितना वर्क डन करना है वो हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो किस इक्वल होता है ईएमएफ, और वो हमारे पास इक्वल होता है ईएमएफ और करंट के जो है वो इक्वल होगा, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है यार ये वर्क लिख लेता हूँ, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इसके इक्वल होगा। और हम कहते हैं कि कहते हैं यू बी द वर्क डन इन पासिंग करंट, ये हमारे पास जो है वो वर्क डन है ऑन, सो हमें पता है कि जो वर्क डन होगा ईएमएफ आई हो जाएगा, और हमें जो ईएमएफ हमने पहले पीछे निकाला था वो किसके इक्वल था, वो हमने कहा था ना एल डी आई और डी टी की वैल्यू इसकी पुट कर दी, आई की जगह अपने आ जाएगा। अब हमने जो है इसको जो है वो इंटीग्रेट करना है, क्या ना इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे हम डी यू बी को, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे हम कहेंगे डी यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल आई डी आई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, एल आई डी आई के जो इक्वल आ जाएगा, हमने इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो हमें पता है जब इंटीग्रल लगता है तो ये उसमें कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने जो इंटीग्रेशन करनी है इसके, ठीक है, और लिमिट अप्लाई करनी है फ्रॉम 0 टू यू बी, मतलब 0 टू यू बी मतलब 0 से मैक्सिमम, ठीक है, डी यू बी। तो अगेन इसको लिमिट अप्लाई करेंगे, तो अब हमने करंट के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 की जगह इसकी जगह पे आई आ जाएगा, क्योंकि करंट का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये एल आई डी आई, सो ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है, ये एल कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे, तो ये 0 से आई एज इट इज रह जाएगा। हमारे इंटीग्रेशन करनी है आई की करनी है डी आई की, ये इंटीग्रेशन पता ना 1+1 नीचे भी हो 1+1 नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एल बाहर ही आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा आई स्क्वेयर ओवर
2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है पुट करके सिंपल आंसर आ जाएगा यार। जब इसे पुट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगानी है आपको आती है Li²। तो ये हमारे पास जो है एक वर्क डन है। तो हम कहते हैं कि जो इंडक्टर को करंट पास करने के लिए इतना वर्क डन जो है वो करना पड़ेगा। और जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हम कहते हैं ये जो एनर्जी है जो कि इंडक्टर स्टोर करता है, बिल्कुल उसी तरह जब जो कि कैपेसिटर होता है वो एनर्जी जो है वो स्टोर करता है हाफ CV²। ठीक है, तो ये कैपेसिटर के केस है और ये इंडक्टर के लिए होती है। ठीक है, यदि लेक्चर ना है ही लेंथी, मैं कोशिश अगर कुछ जल्दी करूँगा तो काफ़ी चीज़ें जो स्किप हो जाएंगे। अब जल्दी से मैं आगे जो है ना इसकी डेंसिटी जो है वो एनर्जी डेंसिटी वो फाइंड करता हूँ आगे से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन इन LC सर्किट को करके वाइंड अप कर देता हूँ लेक्चर। सो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी होगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी। एनर्जी हमारे पास जो है यहाँ पे ये इंडक्टर में जो थी वो भी हमने जो पीछे फाइंड आउट की थी और वॉल्यूम में। ठीक है, तो जब इसके फॉर्म में वैल्यू पुट करते तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बहुत मतलब ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये हमारे पास ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी। सो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने उसको टाइम देना था इस चीज़ को, इसलिए मैंने इसको जस्ट ये डेफिनेशन लिखी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन इन एन LC सर्किट। तो LC सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें मैं ना ये लिखूंगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, मैं ना सिर्फ बोलूंगा, आप इन्हीं बातों को बेशक लिख लेना, ये याद कर लेना। ठीक है, सो LC सर्किट वो होता है जिसमें जो रजिस्टर सर्किट में नहीं लगाते हम। ठीक है, और सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटर होता है और इंडक्टर यूज होता है सिर्फ। ठीक है, और हमने जो है ना इसमें जो आगे करना ये है कि हमने जो है ना सम फाइंड करना है। सम किसका फाइंड करना है, द एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर एंड एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। और देखेंगे कि जो एनर्जी ये उन दोनों को एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं रहती, ये चीज़ हमने जो है ना फाइंड आउट करनी है। हमने जो टोटल एनर्जी जो फाइंड आउट करनी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। और वो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इट विल बी सम ऑफ एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर प्लस एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। देखो ये यूबी के एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर क्यों लिखा है, क्योंकि इंडक्टर जो होता है एनर्जी को स्टोर करता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मैंने पहले बताया, और जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी स्टोर करता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। और अब ये जैसे कि डायग्राम आपको नजर आ रही है, मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूँ, आप इसको देखते जाएं। तो ये हमारे पास LC सर्किट है जहां पे हमारे पास कैपेसिटर रेजिस्टर्स नहीं है, मतलब ये LC सर्किट है। ठीक है, और LC सर्किट रेजिस्टर्स नहीं लगी हुई इसलिए यहाँ पे LC सर्किट में पावर डेसिपेशन या पावर लॉस नहीं होगा। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो कैपेसिटर होता है वो यहाँ पे फुली चार्ज है। सो एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर में जो है वो, सो कैपेसिटर जो है वो हमने कहा फुली चार्ज है। उसका मतलब यह कि इंडक्टर में एनर्जी नहीं है, इस टाइम फ्लो नहीं कर रहा, करंट नहीं फ्लो कर रहा। ठीक है, सो कैपेसिटर की यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, जब फुली चार्ज है तो क्या होगी, मैक्सिमम, और यूबी में क्या होगी, मिनिमम होगी। अब हम देखते हैं कि जब करंट फ्लो होगा तब क्या होगा। करंट फ्लो करने से पहले जो एनर्जी थी कैपेसिटर में वो मैक्सिमम थी और इंडक्टर में थी वो मिनिमम थी। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ ये बात। ठीक है, सो मतलब बिफोर फ्लो ऑफ करंट जब कैपेसिटर फुली चार्ज था तो एनर्जी क्या थी, कैपेसिटर में मैक्सिमम थी और इंडक्टर में मिनिमम थी, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो हुआ। अब देखते हैं जब करंट फ्लो होता है तब क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जब करंट फ्लो करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इंडक्टर में वो इंक्रीज होती जाएगी। सो हम कहेंगे एक टाइम आएगा जो मैग्नेटिक फील्ड जो यूबी और यूई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और जो हमारे पास जो यूई जो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर थी वो जीरो हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगा। सो हम कहते हैं कि जो इंडक्टर जो है वो उसकी कंप्लीट मतलब उसकी मैक्सिमम, अब जब करंट फुली करंट जो है वो मतलब कैपेसिटर से इंडक्टर में चला जाएगा तो मैग्नेटिक जो हमारे पास जो इंडक्टर है वो फुली चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। इसी तरह ये अगेन जो है ना ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कभी हम देखेंगे जो एनर्जी जो है यू बी जो है वो क्या हो जाएगा, यू बी कभी जो है वो लेस देन यू ई हो जाएगा, और कभी यू ई जो है वो लेस देन जो हो जाएगा वो सॉरी यार ये क्या कर रहा हूँ, जब कभी और यू ई जो है वो लेस देन यू बी हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी, एनर्जी लॉस नहीं होगा। दोबारा फिर बता रहा हूँ कि जब करंट पास हुआ तो क्या हुआ, सारी एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर में आ गई, इंडक्टर फुली चार्ज हो गया और कैपेसिटर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अब कैपेसिटर को पता है दोबारा चार्ज करना पड़ता है, अब दोबारा फिर क्या हो जाएगा, अगेन जो एनर्जी होगी वो दोबारा कैपेसिटर में चली जाएगी और इस तरह दोबारा जो इंडक्टर में आ जाएगी। तो इस तरह ये दोनों एक दूसरे, कभी जो इंडक्टर चार्ज हो जाएगा फुली, कभी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो जो ओवरऑल जो एनर्जी होगी वो हमेशा जो कंजर्व रहेगी। ठीक है, जो एनर्जी होगी वो विल बी कंजर्व होगी, लिखने का दिल नहीं कर रहा इसलिए। ठीक है, और हम देखते हैं कि इसकी यार
ये वैल्यू यहाँ पुट करनी थी, मैथमेटिकली यहाँ कर लेता हूँ, ये यहाँ आ गया, ठीक है। सो हम देखते हैं कि जो जस्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यू भी किसके इक्वल था, हाफ एल आई स्क्वेयर के, ठीक है। और जो कैपेसिटर के लिए वो किसके इक्वल थी, हाफ क्यू स्क्वेयर ओवर सी के था, कॉन्स्टेंट था। तो इन दोनों को जो है वो जस्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, ये डी ओवर डी टी, इसी को मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये लिख के इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। और हमें जैसे पता है कि जो आई होता है वो क्या होता है, द रेट चेंज ऑफ करंट डी के ओवर डी टी। इसकी वैल्यू जो है वो रिप्लेस करेंगे, जब 2 टाइम डेरिवेटिव स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा यार, सिंपल, ये डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर और यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के जो है वो यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। इस वैल्यू का आप यहाँ पुट करेंगे और हमारे पास जो है जब जो एल हो जाएगा इस केस में जो है वो इस इक्वेशन को एल से डिवाइड, पहले ऐसा करते हैं, पहले इस इक्वेशन को एल से डिवाइड कर लेते हैं। एल से डिवाइड किया, यहाँ पे भी एल से डिवाइड किया, तो यहाँ एल से जगह ये एल एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा यार, ये हो जाएगा आई स्क्वेयर प्लस क्या आ जाएगा, हाफ क्या आ जाएगा, ये 2 है तो ये 2 यार, ये सारे इसके नाम गंद मार दिए मैंने, दोबारा करता हूँ यार, सॉरी यार। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन थी ना, सारा गलत कर दिया मैंने। सबसे पहले इसका जो है हमारे पास यार ये वैल्यू लिखी थी मैंने, ठीक है। और ये वैल्यू मैंने लिख ली, क्यू स्क्वेयर ओवर सी। इसके बाद इन दोनों की वो एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लेना आपको आता है, ये ऊपर भी 2 हो जाएगा, ये एल आई स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 ऊपर लेके कॉमन ले लिया, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, एल आई स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर ओवर सी। अब इस क्वेश्चन को जब एल से डिवाइड करो, जब एल से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एल एल ओवर आई स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर ओवर सी, एल आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पी आ जाएगा आई स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर एल सी। अब ये आई स्क्वेयर की वैल्यू जो थी ना, इसको यहाँ से यहाँ पुट कर दो, उम्मीद आप समझ आ रही होगी, ठीक है। जब इसकी वैल्यू को यार आप लोग यहाँ पुट करोगे ना, ये हो जाएगा डी स्क्वेयर टी टी स्क्वेयर क्यू प्लस सॉरी ये हो जाएगा एल सी और ये क्यू, ठीक है। और अब हम जो है वो ये क्यू, ये सॉरी यार ये ना ये क्यू लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्यू आ जाएगा यहाँ पे जस्ट सिंपल, ठीक है। और हम कहेंगे जो हमारे पास जो क्या ओमेगा स्क्वेयर की जो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो मैं लिख लेता हूँ, वो हमारे पास होती है डी स्क्वेयर क्यू ओवर डी टी स्क्वेयर। सॉरी यार क्या कर रहा हूँ, अभी ना दिन नहीं कर रहा है मेरा, दरअसल भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, थक गया हूँ मैं। हाफ एल सी की जो है इक्वल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को जो है ना जस्ट हमने जो है वो रिप्लेस कर देना है, तो इसको जब रिप्लेस करेंगे ना आगे इसी इक्वेशन में, ऊपर वाली में, ठीक है, इसी इक्वेशन में, तो देखो ना ओमेगा स्क्वायर एल सी है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी एल सी है यार, ठीक है। इसको दोबारा लिख लेता हूँ, टी टी स्क्वेयर क्यू प्लस एल सॉरी क्यू ओवर एल सी। एल सी किसके इक्वल था, 1 ओवर एल सी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल था। यहाँ पे क्यू के साथ क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर क्यू प्लस यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर क्यू, क्योंकि 1 ओवर एल सी यार, ये 1 ओवर एल सी जो है ना ओमेगा के इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के, इसलिए यहाँ पे ये आ गया है, क्लियर हो गया। सो अब हमारे पास जो है वो इक्वल टू ये 0 है। सो हम कहते हैं कि जो सोल्यूशन जो सिंपल एंड पे जो निकलता है ना यार, एंड पे जो मैं सिंपल आगे ये लिख लेता हूँ, एक करके बात फिर खत्म करता हूँ, आप लोग बोर होके हो गए, ठीक है। हम कहते हैं कि ये हमारे पास ना ऑसिलेशन, ये मतलब कि ऑसिलेट करे, सिंपल इसका जो मतलब ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास जो निकलता है, ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये रिजल्ट कहता है कि जो चार्ज जो करंट और जो वोल्टेज होगा विल ऑसिलेट करेंगे, चार्ज करंट और वोल्टेज ऑसिलेट करेंगे विद दिस फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। और दिस फ्रीक्वेंसी विल गो ऑन फॉर एवर इफ देर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये चलता रहे, कंटिन्यू रहता रहेगा, जिस तरह मैंने आपको बताया, जब तक आप सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं लगाते। और थैंक यू वेरी मच, लेक्चर बहुत लेंथी हो गया, सबसे लेंथी लेक्चर है ये हमारा आज का। अल्लाह हाफिज।